चलो देखते हैं। अगला चैप्टर है 10वां 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। अगर आपने 1 से लेकर 9 तक वीडियो नहीं देखी तो आप 1 से लेकर 9 तक वीडियो देखिए जाके, उसके बाद ये 10 वीडियो देखिए, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। कर यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी और गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरीके से बदली। अब ये भी देखेंगे 1765 तक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों के सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ठीक। लाहौर, पानीपत, दिल्ली, भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, मुर्शिदाबाद, भोपाल, बड़ौदा, जोधपुर, गुजरात, पूना, हैदराबाद। ठीक। कहते हमें ये दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और 1761 तक, जब तक पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। ठीक। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें ही लिखा है कि 18वीं शताब्दी में मध्य ब्रिटिश क्षेत्र क्रम मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। कह रहा है कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, फिर भी 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ठीक। ऐसा इन कारणों से हुआ कि बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के शासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों में वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया और सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैनिक प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते हुए इससे मुगल साम्राज्य की विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। ठीक। कर उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषकों आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें भी थी। ठीक। कर अतीत में विद्रोह और समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र को आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया, जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार और स्थानीय सरदारों और अन्य समूह के हाथों में आ रही थी और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने इसके बदलाव को रोक ना सके। कर भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस शब्दों में किया। कर बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे, लेकिन उन्हें दानों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय
गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसा कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा न चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एक प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका तथापि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक के जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं? जिनकी उससे आशा की जाती है, वह अपने सैनिकों को जो भी लड़ाई के समय आगे आगे चलते, वो घुड़सवारों को जो जो उनके ठीक पीछे चलते वैसा चलते, पैसा कहाँ से देंगे? इस आर्थिक राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन और दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने 1748-1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। देखो, नादिर शाह की बात करते हैं। नादिर शाह की दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ वह उसका वर्णन समकालिक प्रेक्षणों ने किया। ठीक, इनमें से कुछ ने मुगल कोष की तरह से जिस तरह धन लूटा था उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने से के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजों ले गया, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया का उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते ताऊत यानी मयूर सिंहासन। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक अन्य वृत्तांत दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है कि जो कभी मालिक थे अब वो बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदत इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। अलग अलग पड़े लोगों पर उनके कोनों को खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों को नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे, और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव पड़ ही रहा था, और अभिजातों के विभिन्न समूह में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने उसे और भी कमजोर बना डाला। यह अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी तर्क के मूल। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह उनमें से एक दूसरे समूह के हाथों कठपुतली में बने रहे, और बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगलों बादशाह फर्रुखसियार 1713-1719 और आलमगीर द्वितीय 1754-1759 तक हत्या हो गई, और 2 अन्य बादशाह अहमद शाह 1748 और 1754 के शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल सम्राट धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गए। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्परव्यापी समूह में बांटा जा सकता है। ठीक, पहला दिया गया अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वो राज्य जो मुगल
पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक फतेह थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे, उनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तथा ये तीसरी श्रेणी में मराठाओं और सिखों तथा जाटों के नए राज्य आते थे। ये विभिन्न आकार के थे और इन्हें कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। बात करते हैं पुराने मुगल प्रांत की। पुराने मुगल प्रांतों ने जिन अधिकारियों के राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से तीन राज्य प्रमुख थे: अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजात द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सआदत खान अवध और मुर्शीद अली खान बंगाल और आसफ जहाँ हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहाँ और मुर्शीदा कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ और जबकि सआदत खान की जात का दर्जा 6000 था। अब बात करते हैं हैदराबाद की। निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ जो 1748 जिसमें हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली फदफ था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में वो दक्कन की कारोबार दे दिया गया था। और 1720-1722 के बाद दक्कन के प्रांतों को सूबेदार होने की वजह से अब आसफ जहाँ के पास पहले ही राजनीति और वित्तीय प्रशासन की पूरी नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियार उस क्षेत्र को वास्तविक शासक बन गया। कि आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों और प्रशासकों के उत्तरी भारत से लाया था और वह दक्षिण में नया अवसर पाकर प्रसन्न हुए थे। उसने मनसबदार नियुक्त किया और इन्हें जागीर प्रदान की। हालांकि वह कभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर वह काफी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही कोई दिल्ली से उसके काम में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाहों तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिए करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठा और विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायक के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था और पूर्वी दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ कोरमंडल तट पर स्थित वस्त्र उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र अपना नियंत्रण प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी ये महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। निजाम की फौज। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का वर्णन 1790 में। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी, उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते थे। अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपए से ज्यादा था। बात करते अवध की। बुरहान उल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने, उनमें से यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का एक मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ
अपने हाथ में ले लिया और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धन बन गया। ठीक। कह बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों और जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी और उसने जागीरों के आकार में कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। करा की धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर ने अधिकारियों के खातों और लेखों की जांच की गई। नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व पे फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत और जमींदारी और रुहेलखंड के अफगानों के उपजाऊ कृषि भूमियों के अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाला इजारेदार का देता था और इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देता था। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके के इस रकम के भुगतान के लिए गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजरायेदार को कर का मूल्यांकन करने और उससे एकत्र करने की खासी छूट दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य के राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग बंगाल की। बंगाल के मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासक की तरह से उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों के महाजनों और तथा साहूकारों को उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों का काफी बदलाव आया और राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल में 1740-1756 बंगाल में स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। कह रहा है कि अलावर्दी खान का दरबार है ना, ये उनका दरबार है, देख रहे हो। यदि हम इन राज्यों में अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ समान विशेषता देखने को मिलेगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, तो अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकारी में मिले थे। विशेषता ये जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद और अवध बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिया। इजारेदारी की प्रथा, जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई, वो 18वीं शताब्दी में समाप्त भारत में फैल गई। ठीक। तथापि देहात के उसके प्रभाव के क्षेत्रीय विभिन्नताओं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा समान लक्षण यह था कि उनमें राज और धनी महाजनों और वाणिक जनों के बीच संबंध उभारने लगे। ये साहूकार और महाजन लोग लगान वसूल करने वाले
इजारदारों और पैसा उधार देते थे। कर बदले में प्रतिभूति या जमानत के या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीति व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। कर राजपूतों की वतन जागीरी का मतलब क्या होता है? देखो, कर बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था के विशिष्टता के साथ सेवारत रहते थे। कर बदले में उन्हें अपनी वतन की जागीरों के पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब ये 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार के कुटीर राजनीतिक में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों और सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात के सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह के मालवा को सूबेदारी मिल गई। बादशाह और जहांगीर शाह ने 1713 में इन राजाओं को इन पदों को नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों में कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया और सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर पर अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी को दे दी। 1740 के दशक में से राजस्थान में मराठाओं के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना अस्तित्व आगे होने से रुक गया। अब वो बात कर लेते हैं इसकी। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर और व्यापारिक केंद्र, जल संग्रह और चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान संरचना और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं और बावली जैसे कई जल निकाय थे। ये देखो जयपुर का जंतर मंतर, जयपुर का जंतर मंतर, ठीक। जयपुर के राजा जयसिंह। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता के चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना और भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट पर फैला हुआ था। ये देखो क्या किला बेहतरीन है ना, किसका किला है ये। अंबेर शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी 5 खगोलीय वेधशालाओं को निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। आज़ादी हासिल करना। सिख की 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए और इसे पंजाब के क्षेत्रीय राजनिर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ का स्थापना से पूर्व उसके पश्चात राजपूत, मुगल और शासकों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बांदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए।
उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन के सार्वभौम बताया। कह रहा सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र उन्होंने अब प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बांदा बहादुर को बंदी बना लिया और उसे 1716 में मार दिया गया। कह रहा 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया और इन जत्थों और मिसलों को संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। कह रहा उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्व में अमृतसर में मिलता था। कह इन बैठकों के सामूहिक निर्णय किए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता या गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अब ये देख लो ये क्या लिखा है, महाराणा रणजीत सिंह की तलवार। किसकी तलवार? महाराणा रणजीत सिंह की तलवार। इसके अंदर किसानों ने उनकी उपज 20% कर के रूप में से लेकर बदले उनके संरक्षण प्रदान किया जाता। कर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया तथा शासन के उनके भाग्य में राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ और फिर अब अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। कर अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत सरहिंद की सरकार अपने कब्जे में कर लिया था। कर खालसा ने 1765 में अपने सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासक की घोषणा की। कर ये महत्वपूर्ण सिक्के उत्कीर्ण शब्द थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। कर 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके में सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराणा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूह पर फिर एकता कायम करके 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी बनाया। अब आगे बात करें मराठा। मराठा राज एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। कैसा था? क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासक का एक लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ। कह शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक, पशुचारक और कुनबी मराठाओं की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीपीय मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बलों का प्रयोग किया और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों को एक परिवार के ही हाथ में रही जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे और पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गई। पेशावरों के देख रेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। इनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए और उनके पास चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों में हमला बोलते थे और मुगलों सेना से ये मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। कह रहा शिवाजी के रूप चित्र, ये शिवाजी है। अब बात कर लेते हैं ये जो लिखा है हमारा। कह रहा 17वीं सदी के अंत तक दक्कन के शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय शुरुआती हुई जिसमें अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। कह रहा शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और विवाह दादा कोंडदेव के मार्ग, इनके दादा क्या नाम था? कोंडदेव के मार्ग से निर्देशक शिवाजी का कम उम्र में से विजय पथ पर निकल पड़े। कर जावली पर कब्जे न होने के मामला पर पठारों का आवादित मुखिया बना दिया जिसने उनके क्षेत्र में विस्तार का पथ प्रशस्त किया। कर बीजापुर के मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों में उन्हें विख्यात व्यक्ति बना दिया और अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और
सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी थी। कह रहा 1720 में 1761 के बीच मराठा साम्राज्य की काफी विस्तार हुआ। उसने शनय शनय काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई और 1720 के दशक मालवा और गुजरात के मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक मराठा नरेश के समस्त दक्कन के प्रायद्वीपीय के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। आगे बात करते हैं कि 1737 में दिल्ली पर दावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी और उत्तर में राजस्थान, पंजाब, बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण कर्नाटक और तमिल तेलुगु प्रदेश तक फैल गई। खैर इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य सम्मिलित नहीं किया गया, मगर ये मराठा प्रभु सत्ता और स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी और साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठाओं के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठाओं को 1761 में पानीपत तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अब देख लेते हैं चौथ का मतलब क्या होता है। कर जमी द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। ठीक, आगे कह रहा है सरदेशमुखी का मतलब क्या कर दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाला भू राजस्व 9 से 10% का हिस्सा। कह रहा अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता है तो मराठाओं के शासन सुरक्षित हो जाता है। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। खैर इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके और 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियान से उस क्षेत्र में स्थित शहरों का विकास से समृद्ध को कोई हानि न पहुंचाई जाए और उज्जैन सिंधिया के संरक्षण के और इंदौर होलकर के आफरे का फलता फूलता रहा। कह रहा कि ये शहर तरह तरह के बड़े बड़े और समृद्धशाली थे। ये महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी कार्य करते रहे। खैर मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों की मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। खैर बुरहानापुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी और अपने ही व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। खैर बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाभ के नाम से भी जाने जाते थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वे एक महान मराठा सेनापति थे। उन्होंने विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा ये मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। देखो जाट का क्या मतलब कह रहा है। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की और अपने नेता चूडामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होने शुरू हो गया। खैर वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए।
कह रहा जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। कह रहा सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर और में शरण ली और नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक, मराठाओं के लिए 15,000 सैनिक, सिखों के लिए और उन सबके बलबूते पर वह मुगलों पर से लड़ा। जहाँ भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली से बनाया गया, वहीं दीग में जटों ने अंबर और आगरा की शैलियों और समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग से जोड़ा गया था, दीन की इमारतें उन्हें रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी। कह रहा कि जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची और जिन्होंने 1756-1763 दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। कह रहा सूरजमल राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। कह रहा सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए जिनमें भरतपुर के लिए प्रसिद्ध लोहारगढ़ के किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किले में से एक था। देखो कह रहा कि 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह इमारत की छत पर एक मुख्य सभा भवन बांग्ला गुंबद पर गौर करें। ये बांग्ला गुंबद है, ठीक है। कह रहा फ्रांसीसी क्रांति 1789 या 1794। कह रहा 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं ने जनसाधारण को अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। कह रहा ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। कह रहा अमेरिकी के 1750, 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और भी साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारियों को चुनौती दी। कह रहा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों के किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कह उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होने चाहिए बल्कि लोगों के सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक ने यह सुझाया कि सभी लोग समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी अमेरिका क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं और नागरिकों में बदल डाला। कह रहा नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य जैसे लोकतांत्रिक अधिकारों में विचारों और भारतीय 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। आपको ये मैचिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद एक खाली स्थान भरने हैं और उसके बाद ये सही गलत भरने हैं और ये क्वेश्चन करने हैं। ये पूरे क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट करने हैं ये, ठीक है। और उसके बाद देखो ये हमारी वीडियो थी सीटेट के लिए और केवीएस के लिए, ठीक है, जो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और पूरा सिलेबस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 10 चैप्टर थे, देखो टोटल 10 चैप्टर थे क्लास 7 के लिए जो हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर लिया। अब आप जाके एक एक वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही पूरी हिस्ट्री क्लास कंप्लीट करिएगा, शॉर्ट नोट के चक्कर में मत पड़िएगा, पूरा ही पढ़िए, ठीक है। और वीडियो पे नए हो अगर तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।